तो आइए सुनते हैं बिक और बेताल की सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट जो लोग पहले फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा होगे वो लोग नीचे जाके पढ़ सकते हो। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब मत करना देख के, ठीक है? फिर भी चलेगा। तो सेकंड पार्ट सुनते हैं। डगडू के सपना। घनघोर अंधेरी रात में राजा विक्रम अपनी खुली तलवार लिए बेताल को पकड़ने आगे बढ़ते हैं और अपने पराक्रम से बेताल को वश में कर के अपने पीठ पर लाद कर ले जाने लगते हैं। सफ़र लंबा होने के कारण बेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाता है और हमेशा की तरह शांत रखता है कि अगर कहानी सुनने के बाद तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो मैं उड़ जाऊंगा। बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। चंदनपुर गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम डगडू था। वो स्त्री ने पुराने कपड़े सिलने का काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। डगडू एक कामचोर और आलसी लड़का था और दिन रात सपने देखा करता था। डगडू के साथ एक बड़ी परेशानी थी कि उसे अक्सर बुरे सपने ही आते थे और जब भी कोई बुरा सपना आता था वो सपना हकीकत बन जाता था। एक दिन डगडू को सपना आता है कि कुछ लोग नवविवाहित दंपत्ति और बारात को लूट रहे हैं और उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। डगडू ने जिसे सपने में देखा होता है वही दुल्हन बनने वाली लड़की अपनी शादी का लहंगा सिल जाने के बाद वापस लेने डगडू की माँ के पास आती है। डगडू फौरन उसे सपने वाली बात कह देता है। वो लड़की अपनी माँ और ससुराल वालों को ये बात बताती है, पर सब लोग इस सपनों वाली बात को वहम समझकर अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब वर वधू बारात के साथ जा रहे होते हैं तब सपने वाला बकाया सच में घटित हो जाता है और इस पूरी घटना में डगडू पर आरोप लगते हैं कि वही लुटेरी सी मिला होगा, वरना उसे कैसे पता चल सकता है कि ऐसा ही होगा। और शक की बिना पर सारे लोग मिलकर डगडू की खूब पिटाई करते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात डगडू को सपना आता है कि मोहल्ले में रही चौधरायन का नया मकान गृह प्रवेश के दिन जलकर खाक हो जाता है। तभी अगले ही दिन चौधरायन उस मकान को बनवाने की खुशी में लड्डू लेकर डगडू की माँ के पास पहुँचती है और गृह प्रवेश समारोह के दिन जलसे में आने का न्योता देती है। वहीं पर सपने की बात डगडू फौरन अपनी माँ से और चौधरायन से कह देता है। चौधरायन गुस्से से लाल पीला हो जाती है और उल्टा डगडू की माँ को ही कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा ही काली जुबान वाला है
और उसके बोलने से ही सबके साथ अनर्थ हो जाता है। चौधरी रायन गुस्से में जली काठी सुनाकर माँ बेटे को भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना ना हो, इसके लिए पक्के इंतजाम किए जाते हैं, पर फिर भी किसी न किसी तरह आग की चिंगारी चौधरी रायन के भव्य मकान में पर्दों में लग जाती है और देखते देखते रुद्र रूप धारण करके पूरा मकान जलकर खाक कर देती है। चूँकि डक्टू इस बारे में पहले ही बोल चुका था, इसलिए सब उसे काली जुबान का बोल उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मारकर गांव से निकाल देते हैं। डक्टू समझ नहीं पाता है कि लोगों को सच सुनकर उसी पर क्रोध क्यों आता है। खैर, डक्टू एक दूसरे राज्य चला जाता है, जहाँ उसे रात की पहर में महल की चौकीदारी करने का काम मिल जाता है। वहाँ के राजा को अगले दिन सोनपुर किसी काम से जाना होता है, इसलिए वो रानी को कहते हैं कि उसे सुबह जल्दी उठा दे। डक्टू रात में महल के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा होता है। तभी अंधेरा होने पर उसे नींद आ जाती है और फिर उसे सपना आता है कि सोनपुर में भूकंप आया है और वहाँ मौजूद सभी व्यक्ति मर गए हैं। डक्टू चक्कर जाग जाता है और अपनी चौकीदारी करने लगता है। डक्टू सुबह राजा के सोनपुर जाने की बात सुनता है। तभी उनका रथ रुकवाकर अपने सपनों वाली बात राजा को बता देता है। राजा सोनपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और अगले ही दिन समाचार आता है कि सोनपुर में अचानक भूकंप आया है और वह एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। राजा तुरंत डक्टू को दरबार में बुलाकर सोने का हार भेंट देते हैं और उसे नौकरी से निकाल बाहर करते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल रुक जाता है और राजा विक्रम को प्रश्न करता है कि बताओ, राजा ने डक्टू को पुरस्कार क्यों दिया, और पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला। राजा विक्रम उत्तर देते हैं कि डक्टू ने अमंगल सपना देखकर उसका वृत्तांत बताकर राजा की जान बचाई, इसलिए उसने डक्टू को पुरस्कार में शरणहार दिया। और डक्टू काम के वक्त सो गया, इसलिए राजा ने उसे काम से निकाल दिया। बेताल अपनी शर्त के मुताबिक राजा विक्रम के उत्तर देने के कारण हाथ छुड़ा कर वापिस पैर की ओर उड़ गया। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। ओके।